चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, खंड क्या में अपठित बोध। मैं फिर जन्म लूंगा, तो आप ये सब पढ़ चुके हैं। मैं इसके आगे सीधे स्टार्ट कर रहा हूं इसे। अपठित बोध आपका आप पढ़ चुके हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कविता में वक्ता पुनर्जन्म लेने की बात क्यों कह रहा है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, सर्वहारा वर्ग को उसके अधिकार दिलाने के लिए। जो आपका अपठित बोध है उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी। जिसने करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लगाया उसके पूरे नंबर मिलेंगे, 1 मार्क्स पूरा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में कंधा दूंगा, पीठ सहलाना, बाहों में उठाना, और कॉलम 2 है दर्द बांटना, सहारा देना और अपनाना। तो कंधा दूंगा यानी सहारा, फर्स्ट वाला है सहारा देना। सेकंड है पीठ सहलाना, इसका आंसर है दर्द बांटना, ऑप्शन 1। बाहों में उठाना यानी अपनाना। तो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है वह ऑप्शन सी होगा। जिसने ऑप्शन सी करा है उसका करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड का आंसर ऑप्शन सी है। कमेंट बॉक्स पे भेजो आपने क्या लिखा है। ऑप्शन सी लिखा है तो करेक्ट है आपका। क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड, एचहीनी आवाज किनकी है? क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन ए, सर्वहारा वर्ग की है। किसकी आवाज है? सर्वहारा वर्ग की। किसकी आवाज है? सर्वहारा वर्ग की, ऑप्शन ए एचहीनी आवाज। क्वेश्चन फोर्थ है, काव्यांश में रोशनी से क्या अभिप्राय है? तो रोशनी से अभिप्राय है आपका आशा, ज्ञान, खुशहाली, तरक्की। तो इसमें कुछ भी आंसर लिख सकते हैं आप। रोशनी का जो अर्थ है वो है क्या? आशा, ज्ञान, खुशहाली, तरक्की। तो कोई भी शब्द लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन फिफ्थ, काव्यांश में कौन पुनर्जन्म लेने की बात करता है और उसकी दो व्यवस्थाएं? तो पुनर्जन्म लेने की बात कौन करता है? तो कवि या वक्ता। तो क्वेश्चन फिफ्थ में लिखना है कवि जिसने लिखा है, या कवि या वक्ता। वक्ता पुनर्जन्म लेने की बात करता है। क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर है वक्ता या कवि पुनर्जन्म लेने की बात करता है। और उसकी दो विशेषताएं क्या है? एक तो वो परोपकारी है, मतलब सबका भला करता है। दूसरा वो क्या है? दूसरा वो समाज से निराशा को मिटाना चाहता है। तो पुनर्जन्म लेने की बात कौन करता है? तो इसमें लिख देना कवि या वक्ता। और उसकी दो विशेषताएं क्या हैं? एक तो वो परोपकारी है यानी सबका भला करना चाहता है, और समाज में निराशा को मिटाना चाहता है। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, कातरता, चुप्पी या चीखों को प्यार के सितार पर बजाने से क्या अभिप्राय है? तो आंसर लिख देना, इसका अभिप्राय है नकारात्मकता को बदलना और डर मजबूरी को सहानुभूति से समाप्त करना। ये लिख देंगे इसका आंसर। क्या लिख देंगे? नकारात्मक को समाप्त करना, और कोई डर है, हताशा है तो उसे सहानुभूति से समाप्त करना, प्यार से समाप्त करना। दूसरा है आपका गद्यांश, 10 नंबर का गद्यांश है ये। जल ही जीवन के ऊपर है। जल ही जीवन, जल को बचा लेना, जैसे भावी जीवन को बचा लेना। गर्मी बढ़ने के साथ ही जल की जरूरत और अधिक महसूस होती है। तो ये जल के ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, इसे आपने भी पढ़ा होगा। तो इसी से संबंधित क्वेश्चंस भी हैं। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम सीधे ही। पहला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचय किस पारंपरिक रूप में का वर्णन गद्यांश में किया गया है? तो जो जल संचय का मतलब होता है पानी को इकट्ठा करना,
वर्षा के पानी को जो पारंपरिक रूप है वो किस तरीके से हम वर्षा के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है तालाब। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस गद्यांश के हिसाब से पानी को जो पुराना तरीका था इकट्ठा करने का वो क्या था? तालाब था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तालाब है। जिसने तालाब लिखा उसका करेक्ट है। दूसरा है गद्यांश में तालाब के लिए तरण तारणी विशेषण का प्रयोग किया गया है उसमें विशेषता दर्शाने के लिए। तो जो तरण तारणी का प्रयोग किया गया है उसका मतलब है जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत होना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जल आपूर्ति प्रमुख स्रोत होने की ओर है। तो तरण तारणी का मतलब क्या है? जल आपूर्ति। क्लियर हो गया? जिस बच्चे ने क्वेश्चन सेकंड का आंसर ऑप्शन सी लिखा उसका करेक्ट है। तरण तारणी जल आपूर्ति। और पारंपरिक स्रोत तालाब। पहले वाले का बी है और दूसरे वाले का सी है। क्लियर हो गया? थर्ड, गद्यांश में रानी सागर, बूढ़ा तालाब और विशाल सागर का उदाहरण किस उद्देश्य के लिए दिया गया है? तो जो गद्यांश में दिया गया है वो दिया है आपका ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति में तालाबों के महत्व को दर्शाने के लिए। क्वेश्चन थर्ड का आंसर भी ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। भारतीय संस्कृति में तालाब का महत्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन थर्ड का। कमेंट बॉक्स पे लिखो जिस बच्चे ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी लिखा है करेक्ट है। पहले का आंसर आपका तालाब है, दूसरे का आंसर ऑप्शन सी जल आपूर्ति और तीसरे का आंसर आपका ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? यहाँ तक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए तालाबों की क्या भूमिका है? क्वेश्चन 1 ये आपके स्टेंजा में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से पैसेज से देख के भी इसका आंसर लिख सकते हैं। यह आपके पैसेज में दिया गया है। तो यहां से इसका आंसर लिख सकते हैं तालाब ही हमारे सिंचाई का एकमात्र साधन है। एक लाइन ये लिख सकते हैं इसमें, तालाब ही सिंचाई का एकमात्र साधन है। उसके बाद पर्यावरण के संतुलन में तालाब सहायक है। अगर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना है तो उसके लिए भी तालाब सहायक है। उसके अलावा पर्यावरण के संरक्षण और जैव विविधताओं में तालाब की उपयोगिता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो स्टेंजा में इसका आंसर था, मैंने लिख दिखा दिया आपको। क्वेश्चन फिफ्थ, ग्रामीण ग्रामीण संस्कृति में तालाब का क्या महत्व है, यानी गांव में तालाब का क्या महत्व है? तो इसका सिंपल सा आप स्टेंजा के हिसाब से लिख सकते हैं। तो तालाब तालाब के पास आके लोग आपस में अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो आप लिख सकते हैं लोक व्यवहार और सूचनाओं को एक दूसरे को प्रदान करते थे, यानी तालाब सूचनाओं का केंद्र होता था। क्लियर है? तो तालाब क्या होता था? सूचनाओं का केंद्र होता था। उसके अलावा लोक व्यवहार में भी तालाब काम आता थे और सामाजिक चर्चाएं भी तालाब में के पास जाके होती थी। यानी समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से आजकल चाय की दुकान पे लोग बातें करते हैं, पहले तालाब के पास बैठकर लोग बातें करते थे। किसके बारे में? समाज के बारे में, समाज में होने वाले बदलाव के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, जल संचय और जल संरक्षण 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिक्स आपका 2 नंबर का है, जल संचय और जल संरक्षण के बीच अंतर और उदाहरण। तो जल संचय का मतलब होता है जल को इकट्ठा करना और जल संरक्षण का मतलब होता है जल का सही उपयोग करना। तो पहले लिख लो जल संचय। तो जल संचय में आप लिखना वर्षा के जल को इकट्ठा करना। कहाँ पर? तालाब के अंदर। तो वर्षा के जल को इकट्ठा करना तालाब के अंदर, ये लिख सकते हैं आप इसमें। और जल संरक्षण में लिख सकते हैं, ठीक है, जो जल हमारे पास है हमें उसे अच्छे से बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए या समझदारी पूर्वक। हमारे पास जो भी जल है उसे हमें विवेकपूर्ण समझदारी पूर्ण
उपयोग करना चाहिए और जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। तो जल संचय में जल को इकट्ठा करना है, कहाँ पे? तालाब में। और जल संरक्षण में क्या है? जो जल हमारे पास है उसे हमें अच्छे से यूज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, 2 नंबर का ये है। हमारे पूर्वज जल संचय और संरक्षण के मामले में हमसे अधिक समझदार थे, कैसे? तो लिख देंगे हमारे पूर्वज अपना जो है जल को तालाब में इकट्ठा करा करते थे। ठीक है, तो इसलिए वो हमसे ज्यादा समझदार थे, क्योंकि अपने जल का संचय कहाँ करते थे? तालाब में क्या करते थे, और वहीं पे उसका संरक्षण भी होता था ताकि वो जल गंदा ना हो सके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है खंड ख। ये बुक से है, ये आप कर ही लेंगे। अभी हम कर रहे हैं बुक का खंड ग, अलग पार्ट कर रहे हैं। से खंड ग, जिसमें आपको कविता दी हुई है। आपने कविता तो पढ़ी ली होगी, इस कविता के हिसाब से इसके आंसर देखने हैं। हम इसके आंसर आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो कविता के आंसर देख लें आप। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, गद्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन 8 जो है ये बुक का क्वेश्चन है, इसके आंसर हमें इसके आधार पर देने हैं, तो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर जो है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में किस खेल के खत्म होने की बात हो रही है? तो जो क्वेश्चन है ये इसमें बोला है कि किस खेल के खत्म होने की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा आपका भाइयों के बीच बैर भाव की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये रहा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बड़े भाई के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया, तो पहले क्या हो रहा था? आपस में भाइयों में लड़ाई होती थी ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। फर्स्ट वाले का आंसर है ऑप्शन बी, भाइयों के बीच बैर भाव के खत्म होने की बात हो रही है। क्वेश्चन दूसरा है, भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, कथन के समर्थन में विकल्प। तो क्वेश्चन सेकंड, भगवान बड़े भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बड़े भैया की अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है गद्यांश का। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है,
जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन सी, बड़े भाई का अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन थर्ड, रेत ने जमीन के दावे करके दखल किया। वाक्य में प्रस्तुत रेत शब्द किसके लिए है? ऑप्शन सी, जमींदार के लिए है। रेत शब्द किसके लिए प्रयोग करा गया है? जमींदार के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है, नाम मात्र की बड़ी हवेली है से अभिप्राय है, इससे क्या मतलब है इसका? तो इसका ऑप्शन ऑप्शन डी है, बड़ी हवेली की शानो शौकत खत्म हो गई है। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है ऑप्शन डी, नाम मात्र की बड़ी हवेली है से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन डी, बड़ी हवेली की शानो शौकत खत्म हो चुकी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ, गद्यांश में द्रौपदी चीरहरण प्रसंग का उल्लेख क्यों किया गया है? तो इसका आंसर है, संपत्ति के बंटवारे के दौरान बड़ी बहुरिया के साथ हुए अन्याय को दर्शाने हेतु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, द्रौपदी चीरहरण प्रसंग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर है? क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में आपको क्या दे रखा है? एक काव्यांश दिया हुआ है, ये बुक का ही है, आपको बुक में पढ़ा होगा आपने, फागुन पवन के झरोके बहा चौगुन सी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के आंसर देख लें आप सीधे। पहला क्वेश्चन है, फागुन मास की शीत को चौगुना कौन बढ़ा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पवन के झरोके। क्वेश्चन नंबर 9 काव्यांश है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फागुन मास की शीत के को चौगुना कौन बढ़ा रहा है? तो ऑप्शन बी, पवन के झकोरे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड, वृक्षों से झरने वाली वन ढाकों में विरहणी नायिका का क्या संबंध है? इसका आंसर है, जो विरहणी नायिका है, विरहणी का विरह वेदना को बढ़ा रही है, तो विरहणी नायिका का क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वो विरह वेदना को बढ़ा रही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। क्लियर? क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित कथन के कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित चयन कीजिए। तो कथन और कारण है यहाँ पे। कथन है, नागमणि अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है, कारण है राख के रूप में प्रिय के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती है। तो इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर है। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्वेश्चन थर्ड का आंसर ऑप्शन डी होगा। थर्ड का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन फोर्थ, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखे हैं। कॉलम 1 है आपका, शरीर को जलाकर राख कर देना, वृक्ष के से झरे पीले पत्ते, सबका चाचरी जोर का खेलना। और कॉलम 2 है, रानी नागमणि का कांतिहीन शरीर, होली के अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त होना और सर्व त्याग और समर्पण। क्वेश्चन फोर्थ, तो सबसे पहले शरीर को जलाकर राख कर देना यानी सर्वस्व त्याग कर देना, पहला वाला तीसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर को जलाकर राख कर देना यानी सर्वस्व त्याग और समर्पण। दूसरा, वृक्ष के झरे पीले पत्ते, वृक्ष के झरे पीले पत्ते, रानी नागमणि के कांतिहीन शरीर सेकंड फर्स्ट से, और सबका चाचरी जोर यानी थर्ड वाला सेकंड से, होली के अवसर पर प्रसन्न प्राप्त। तो जो कॉलम 1 2 क्वेश्चन फोर्थ है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसने बी लिखा उनका करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ, काव्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला कथन नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, फागुन आते ही सब रोशनी वस्त्र धारण कर श्रृंगार करने लगते हैं। ऑप्शन ए गलत है।
क्लियर है? वो कथन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 10 2 मार्क्स ईच हैं, ये आपने कर ही लिए होंगे, बुक के क्वेश्चन हैं तो आपने याद कर लिए होंगे और कर ही लिए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 11 है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 12 6 मार्क्स का है जो आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन 13 2 करने हैं, 5 मार्क्स ईच। तो ये सब बुक के क्वेश्चंस हैं जो उम्मीद है मुझे आपको आते ही होंगे, आपने कर लिए होंगे। आप कमेंट करके बताएं कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपके उसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। बाकी अब क्लास 12th इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन भी आपको चैनल पे ही मिलेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर सकते हैं।